शिखर और दिनेश अमरीश के बाहर तैनात गार्ड्स को चकमा देकर अंदर दाखिल होते हैं, और अमरीश दिनेश और शिखर पर रिवॉल्वर ताने बैठा होता है और उन्हें बताता है कि वो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। तो शिखर, तुम यहां तक पहुंच ही गए। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहां तक इतनी आसानी से आ जाओगे? गलत फहमी में जी रहे हो। तुम यहां पहुंच पाए क्योंकि मैंने यहां तुम्हें पहुंचने दिया, वरना मेरी इजाजत के बिना मेरे इस बंगले में तुम तो क्या सीक्रेट सर्विस भी नहीं पहुंच सकती। ये कहते हुए कुर्सी पर बैठा अमरीश जोर जोर से हंसने लगता है। शिखर और दिनेश अचंभित और शांत वहां खड़े ये सब देख और सुन रहे हैं। वो दोनों नहीं समझ पा रहे थे कि उनका बनाया सोचा समझा प्लान कैसे धरा का धरा रह गया था। दिनेश और शिखर कुछ कर पाते उससे पहले ही अमरीश अपने सामने पड़ी मेज पर लगा एक बटन दबाता है, जिसे सुनकर 8-10 बंदूकों से लैस सिक्योरिटी गार्ड्स भागे भागे अंदर चले आते हैं। अमरीश उन्हें शिखर और दिनेश को कुर्सी से बांधने का आदेश देता है। गार्ड्स दोनों को मजबूती से पकड़ लेते हैं। दिनेश खुद को उनसे छुड़ाने की जद्दोजहद करता है और खुद को उनसे छुड़ाने में असफल पाकर वक्त आने पर सबक सिखाने की धमकी देता है। लेकिन वो दोनों उन पहलवान जैसे दिखने वाले गार्ड्स के सामने बेबस थे। दोनों को कुर्सी से बांधने के बाद अमरीश गार्ड्स को कमरे से बाहर जाने का इशारा यह कहते हुए करता है कि अब वो इन्हें खुद संभाल लेगा। गार्ड्स के कमरे से जाने के बाद अमरीश अपनी कुर्सी से उठकर दिनेश और शिखर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। शिखर के चेहरे को कुछ देर देखने के बाद अमरीश कमरे में टहलते हुए हाथ में रिवॉल्वर लिए कहता है, शिखर, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया और तुम मेरी ही पीठ पर खंजर घोंपने चले थे। सोचा था कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम्हें सब कुछ जो भी तुम्हें चाहिए तुम्हें लाकर दूं, तो तुम अपने माँ बाप के साथ जो हुआ उसे भूल जाओगे। लेकिन तुम तो अपने बाप की तरह निकले। अड़ियल, देखो, आज तुम मुझे मारने के लिए मेरे घर तक आ पहुंचे हो। अगर तुम्हें भी उस दिन मैं खत्म कर देता तो मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ बना दोगे? अमरीश की यह बात सुनकर अब शिखर के सब्र का और वो उसे अपने माँ बाप का कातिल कहकर उसे सबक सिखाने और मार डालने की धमकी देता है। गुस्साए शिखर को देख अमरीश उसे मुस्कुराते हुए कहता है कि उसका वक्त अब खत्म हो चुका है। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो ये कभी भी साबित नहीं कर पाएगा कि उसी ने शिखर के माँ बाप का कत्ल किया है। हाथ में बंदूक लिए टहल रहे अमरीश को लगता है कि अब उसके पास शिखर और दिनेश को मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। हालांकि शिखर की तरफ देखते हुए अमरीश के सामने बार बार सोहम की शक्ल आ रही थी। शायद मरने से पहले तुम जानना चाहोगे कि मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त यानी तुम्हारे माँ बाप को क्यों मरवाया। अमरीश के सामने उसका अतीत किसी फिल्म की तरह चलने लगता है। अमरीश बताता है कि कैसे बचपन में अमरीश की माँ बाप की मृत्यु के बाद उसकी और उसकी बहन की जिंदगी जहन्नुम हो गई थी। हालांकि उसके दोस्त सोहम ने उसकी मदद की थी, लेकिन कॉलेज खत्म होते ही सोहम अमेरिका चला गया। उसके जाने के बाद उसका इकलौता सहारा भी उससे दूर हो गया था। बहन का इलाज कराना भी मुश्किल हो गया था और कुछ वक्त बाद उसकी बहन भी चल बसी थी। वो पूरी तरह अकेला पड़ गया था। हाथ में डिग्री थी पर नौकरी नहीं थी। कई जगह इंटरव्यू दिया पर रिजेक्शन ही हाथ लगा और वेटर की नौकरी में खर्चा पूरा नहीं पड़ता था। अमरीश की जरूरत सिर्फ 2 वक्त की रोटी नहीं थी। वो बड़ा आदमी बनना चाहता था। अपनी जिंदगी से नदारद अमरीश एक दिन पार्क में अकेला बैठा था। उसे अकेला और परेशान देखकर एक अनजान आदमी उसके पास आता है और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है। अमरीश भी उस पर विश्वास करके अपने साथ जो कुछ भी घटित हुआ बता देता है। अमरीश की परेशानी सुनकर वो शख्स उसे नौकरी के साथ साथ अच्छे खासे पैसे ऑफर करता है। उस शख्स की बात सुनकर अमरीश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बिना सोचे समझे काम के लिए हामी भर देता है, जिसके बाद वो शख्स उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उसे किसी अजीब से इलाके में ले जाता है जहां सिर्फ कच्चे घर थे। उन्हीं घरों में से एक घर में वो अमरीश को ले जाता है। एक कमरा जिसकी दीवारों पर दरारें आ रही थी, कभी भी गिर सकता था। कमरे में पड़ी एक सदियों पुरानी लोहे की अलमारी से वो शख्स एक बैग निकालता है
और वहां पड़ी एक चारपाई पर रखकर वो आदमी उसके हाथ में एक पता थमा देता है। वो शख्स अमरीश को ये बैग दूसरे शहर में पहुंचाने के लिए कहता है। अमरीश उससे पूछता है कि आखिर इस बैग में ऐसा क्या है। वो उसे बताता है कि इस बैग में 10 लाख रुपए का माल है जिसे उसे इस दिए गए पते पर पहुंचाना है। अमरीश 1 मिनट के लिए डर जाता है और काम करने से मना कर देता है, लेकिन वो शख्स उसे हौसला देते हुए कहता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। डरो मत, कुछ नहीं होता। इस काम के लिए अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हैं और सबसे जरूरी, ये काम उसकी जरूरत है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। उस शख्स की यह बात सुनकर अमरीश सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद और अपने हालातों को सोचकर अमरीश काम करने के लिए राजी हो जाता है। वो दिन अमरीश जान हथेली पर लेकर जैसे तैसे पुलिस से बचते बचाते उस बैग को उसके पते पर पहुंचाकर आता है। उस रात अमरीश सो नहीं पाया, लेकिन वो इसे ही अपने किस्मत में लिखा समझ चुका था। जैसे जैसे वो इस धंधे में आगे बढ़ता रहा, उसकी जिंदगी सुधरने लगती है, लेकिन उसे हर पल उसकी जान खतरे में लगती थी। अमरीश अब पूरी तरह इस धंधे में लिप्त हो चुका था। उसे सही गलत का एहसास नहीं रहा था। अमरीश की जिंदगी मजे में कट रही थी। अब वो नाम और पैसा कमाकर एक नामी हस्ती बन गया था, जुर्म की दुनिया में किसी डॉन से कम नहीं। ऐसे में एक दिन उसके बचपन का दोस्त सोहम अपनी पत्नी राधिका और अपने बेटे शिखर के साथ उसके घर उससे मिलने आता है। सोहम उसके घर की तस्वीर बदली देख हैरान हो जाता है और वो उसकी इस ऐशो आराम का कारण पूछता है, जिस पर अमरीश उसे गोल मोल जवाब देकर बात को टाल देता है। कुछ देर ठहर कर बातें करने के बाद सोहम और उसका परिवार वहां से चला जाता है, लेकिन उसे अमरीश और उसके काम पर शक होने लगता है कि अचानक उसके पास इतना पैसा कहां से आया। कार ड्राइव कर रहे सोहम को बार बार यह बात खटक रही थी। ये जानने के लिए कि अमरीश कहीं कोई गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़ा, वो एक दिन छिपकर उसके घर में दाखिल होता है और छानबीन करने लगता है। छानबीन के दौरान उसे कबर्ड में रखी एक काले रंग की अटैची मिलती है। सोहम जैसे ही उसे खोलकर देखता है, उसमें रखा सामान देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती है। वो अटैची करोड़ों के ड्रग से भरी हुई थी। इतने में अमरीश अचानक वहां आ जाता है। ओह, तो तुमने इसे ढूंढ ही लिया। चलो आज नहीं कल पता तो लगना ही था। खैर, ये मेरा सामान है, इसे इसकी जगह पर वापस रख दो। चेहरे पर एक सरकास्टिक हंसी हंसते हुए उसकी तरफ चले आ रहे अमरीश ने कहा। सोहम उसे ऐसे देख बहुत गुस्सा होता है। वो उसे समझाता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गैर कानूनी है और इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वो उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन अमरीश उसकी एक नहीं सुनता। सोहम जब देखता है कि उसकी बातों से अमरीश के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, तो वो पुलिस में जाने की धमकी देता है। अमरीश उसे ऐसा करने से रोकता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद सोहम वहां से निकल जाता है। उसे जाता देख अमरीश उसे रोकने की कोशिश करता है। वो पुलिस स्टेशन की तरफ जाने के लिए कार में बैठता है। अमरीश के घर से निकलते ही थोड़ी ही दूर पर सोहम की पत्नी राधिका उसे मिल जाती है, जिसकी कार रास्ते में खराब हो जाती है। सोहम राधिका को अपनी कार में बिठा लेता है और रास्ते में सब कुछ बता देता है। दोनों एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जा ही रहे होते हैं। इतने में पीछे से तेज रफ्तार ट्रक आकर उनकी कार को अचानक से टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार कई पलटें खा जाती है और उसमें भयंकर आग लग जाती है। इस हादसे में सोहम और राधिका की मौके पर ही मौत हो जाती है। शिखर को यह बताते हुए अमरीश कहता है, मैंने तो सोहम को समझाने की बहुत कोशिश की कि उसका एक कल का जन्मा बच्चा है, सब भूल जाए, जिंदगी के बारे में सोचे, लेकिन तुम्हारा बाप सुनने को तैयार ही नहीं था। जा रहा था मेरी सारी सफलता पर पानी फेरने, सब कुछ पुलिस को बताने। मेरे पास और कोई रास्ता बचा नहीं था। बेचारी राधिका भी बेवजह मारी गई और आज तुम भी उसी दहलीज पर खड़े हो। मुझे अपने सोच से पहले दिन ही पता चल गया था कि तुम सोहम के बेटे हो, और तुम्हें लगा कि तुम मुझे इतनी आसानी से खत्म कर दोगे। सोचो, उसको इतनी दर्दनाक मौत दी थी
तुम्हारी क्या हालत होगी। ये कहते हुए अमरीश जोर जोर से हंसने लगता है। ये सब बताने के बाद अमरीश शिखर की तरफ बंदूक तानते हुए कहता है कि वो अब आखिरी बार जिसे याद करना है कर ले, क्योंकि ये सब जानने के बाद अब वो उन्हें जिंदा नहीं रहने देगा। ये सुनने के बाद साथ में बैठा दिनेश अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनकर अमरीश और शिखर दोनों हैरान रह जाते हैं। दिनेश को हंसता देख अब अमरीश उसकी तरफ बंदूक का मुंह मोड़ लेता है। उसे लगता है कि मौत के डर से दिनेश पागल हो गया है, तो अमरीश पहले उसे ही ऊपर पहुंचाने की बात करता है। दिनेश को मारने के लिए जैसे ही अमरीश बंदूक का ट्रिगर दबाने लगता है, दिनेश उसे रोककर कहता है, अमरीश, तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में तुम ही चालाक हो? तुमने हमारे साथ एक गेम खेला, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी एक खेल तुम्हारे साथ खेल लें। चेहरे पर टेढ़ी सी हंसी लाते हुए दिनेश ने कहा। दिनेश के इस बात पर हैरान होते हुए अमरीश ने उससे पूछा कि उसके कहने का मतलब क्या है, जिसके जवाब में दिनेश उसे टीवी चलाने के लिए कहता है। दिनेश की यह बात सुनकर शिखर और अमरीश दोनों हैरान थे। हैरान अमरीश टीवी ऑन करता है। टीवी ऑन करते ही दिनेश बोल पड़ता है, सास बहू के सीरियल नहीं, न्यूज चैनल लगाओ। यह कहकर एक बार फिर दिनेश हंसने लगता है। अमरीश न्यूज चैनल लगाता है। न्यूज चैनल देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मानो बादल आकर उस पर फट गया हो। अमरीश ने जो भी बात शिखर और दिनेश से की थी, वो एक एक बात, उसका पूरा अतीत न्यूज में लाइव चल रहा था। बौखलाहट से परेशान अमरीश को देखकर शिखर भी आश्चर्य में था कि आखिर दिनेश ने यह सब कैसे किया। अमरीश खुद को टीवी में देखकर बौखला जाता है। उसे पता चल गया था कि सीक्रेट कैमरा ने उसका भांडा फोड़ दिया है। खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। अमरीश के इतने सालों की उसकी मेहनत, इज्जत, शोहरत सब कुछ खाक हो चुका था। ये लाइव टेलीकास्ट इस वक्त शायद पूरा देश देख रहा हो। बौखलाया हुआ अमरीश बंदूक तानते हुए दिनेश से पूछता है कि यह सब कैसे मुमकिन था, जिसके जवाब में दिनेश अपनी जेब में रखा एक पेन अमरीश को दिखाते हुए कहता है, यह कोई मामूली पेन नहीं है, यह हिडन कैमरा है, जिसके जरिए आज पूरी दुनिया ने तुम्हारा फरेब देखा और सच से पर्दा उठाया। यही तुम्हारे मुकद्दर में है। न जाने कितने लोगों की जिंदगी खराब हुई है तुम्हारी वजह से, और आज तुम अपने ही बिछाए जाल में फंस चुके हो। शिखर समझ ही नहीं पाता कि आखिर दिनेश ने यह सब कैसे किया और ये सब प्लान के बारे में उसे कुछ क्यों नहीं बताया। इतने में बाहर से जोर से अनाउंसमेंट होती है, अमरीश, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, बचने का कोई रास्ता नहीं है, सीधे तरीके से खुद को पुलिस के हवाले कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर अमरीश के बौखलाहट के मारे पसीने छूटने लगते हैं। अमरीश पागलों की तरह कमरे में इधर उधर भागने लगता है। कुछ समझ ना आता देख शिखर को मारने के लिए उसकी तरफ बंदूक तान लेता है। शिखर अमरीश को कहता है कि उसके अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं, उसके पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए बेहतर है कि खुद को पुलिस के हवाले कर दे। शिखर को मारने के लिए जैसे ही अमरीश बंदूक का ट्रिगर दबाने ही लगता है कि केबिन का दरवाजा टूट जाता है। बबीता और रवि अंदर दाखिल होते हैं। दोनों के हाथ में बंदूकें होती है और दोनों अपनी बंदूक अमरीश पर तान देते हैं। और रवि गरजती हुई आवाज में कहता है, अगर हमारे दोस्त को खरोंच भी आई तो सलाखें देखने से पहले तुम नर्क देखोगे। जिंदा रहना चाहते हो तो हथियार डाल दो और सरेंडर कर दो। क्या अमरीश का खेल यहीं खत्म हो जाएगा? क्या अमरीश खुद को सरेंडर कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए।